हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं बायोलॉजी के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगभग ये क्वेश्चन हमारे होंगे 30 से ऊपर के। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस आपको ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं लॉन्ग वाले जो 5 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में, अगर मान लो एक क्वेश्चन आ गया तो 5 नंबर आपको दे के जाता है। अब मान लो वो क्वेश्चन आपको आ गया लॉन्ग वाला, आपको नहीं आया तो 5 नंबर आपका कट जाता है ना। तो सिर्फ आज की क्लास में हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे अभी नहीं आए हैं वो भी आ जाएं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ पीछे की जितने भी क्लासेस हैं आपको बिल्कुल गैपिंग नहीं करनी है, आपको पूरा एकदम रिवीजन करते हुए चलना है। और ये टारगेट अब आप बना के रख लो कि नवंबर तक मुझे पूरे सिलेबस को खत्म करने हैं, वो हमारे कोचिंग में हो या ना हो, स्कूल में हो या ना हो, लेकिन हमें खुद से करने हैं। क्योंकि नई चीज कोई कुछ नहीं है, जो 12th का आपका सिलेबस है आप उसको पढ़ते आ रहे हो, 10वीं में पढ़ रखे हो। कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं जो आपने 9वीं 10वीं 11वीं में नहीं पढ़ा है। ठीक है, लेकिन आप करना चाहोगे तब। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, पहले क्या पूछता है, देखो ये 5 नंबर में जितने भी ये क्वेश्चन मैं आपके लेके आई हूँ सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। हाँ, ये एक चीज होता है कि आप सभी का ये कमेंट जरूर रहता है कि मैम यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, राजस्थान के लिए, झारखंड के लिए, किसके लिए है। क्योंकि कुछ आपके कमेंट हो या ना हो, लेकिन ये जरूर आपके होते हैं। तो मैं ये आपको बता दूं कि जहां पे एनसीईआरटी सिलेबस है ना, जहां पे आपकी एनसीईआरटी चलती है, आप किसी भी बोर्ड से हो, है ना, बिहार हो, एमपी हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, कोई भी बोर्ड हो आपका, लेकिन जहां पे अगर आपके स्कूल में या आपके बोर्ड में एनसीईआरटी चलाई जाती है तो उन सभी बोर्ड के लिए, क्योंकि बेटा अगर एनसीईआरटी है तो कुछ अलग से एनसीईआरटी वहां नहीं रखी गई है। क्वेश्चन यही होते हैं, टॉपिक यही होते हैं, बस एक हाँ ये होता है पूछने का तरीका अलग होता है। तो कितना अलग पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी बोर्ड के बच्चों के लिए। इसके साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, है ना, क्लास हो चुकी है आपकी। तो जितने बच्चे नहीं देखे वो भी जाके देख लेंगे। रह गई वन शॉट का, तो वन शॉट भी जितने भी बच्चे 7 चैप्टर तक आपके वन शॉट हो चुके हैं, तो वो भी आपके जाकर इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे वन शॉट मिल जाएंगे, है ना। जितने भी वन शॉट है वो भी मिल जाएंगे, जितने भी आपकी क्लासेज हुई वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का ये होता है मेरा बहुत ज्यादा छूट गया, मैं क्या करूं। ठीक है, ओके, चलिए। बट अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, किसी आवृत्ति बीजी 8 केंद्र की भ्रूणपोष का नामांकित चित्र बनाओ। हमेशा याद रखना, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा नामांकित चित्र, यानी सिर्फ आपको यहाँ पे क्या बनाने हैं, डायग्राम को ही बनाने हैं। तो ये डायग्राम बिल्कुल आपको याद होगा, नहीं याद है देख लो, है ना। डायग्राम है तो बना दे रही हूँ, लिखना होगा तो नहीं लिखती। ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम आपको बना देने हैं, और इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है ना, एक एक पार्ट्स को हम क्या कहते हैं आपको लिखने हैं। ये वाला डायग्राम जो है इसको अपने बोर्ड एग्जाम में बना देने हैं। बनाने के बाद इसके अंदर एक एक जो पार्ट्स होता है, जो नेमिंग होती है, वो आपको नेमिंग करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है। अगला, पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया का वर्णन करो, है ना। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है, निषेचन क्रिया का वर्णन करो। हमेशा याद रखना, निषेचन क्रिया का वर्णन करने के लिए यहाँ पे सिर्फ आपका वर्णन पूछा गया है ना, डायग्राम नहीं पूछा गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आप अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो यहाँ पे डायग्राम भी बना सकते हो, और ये डायग्राम आपको, ये वाला डायग्राम है, ये मैं आपको बना चुकी हूँ। ठीक है, बस याद दिला रही हूँ कि यही वाला डायग्राम आपको बनाने हैं, ये जो डायग्राम है, ठीक है, आपकी बुक में दिया है। तो इसमें इस डायग्राम को बना दोगे, नेमिंग कर दोगे, और उसके बारे में लिख दोगे कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कैसे क्या क्या हो रहा है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला देखो, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन रेखा चित्र की सहायता से करें। शुक्राणु जनन का वर्णन जो आरेख की सहायता से मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन के बच्चे हो, जो एप्लीकेशन बच्चे ज्वाइन है वहां पे भी क्लासेस हो चुकी है, और अगर आप यूट्यूब पे बस क्लास लेते हो, एप्लीकेशन पे नहीं ज्वाइन हो, तो आपको प्लेलिस्ट में मानव जनन वाला चैप्टर मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन भी मैं शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन वाला क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो जाके वहां पे देख लेना।
ठीक है। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन रेखांकित, यानी कि आपको इसमें लिखना भी है, इसकी थियरी भी लिखनी है, साथ साथ इसके रेखांकित तरीके से यहाँ पे दर्शाना भी है कैसे यहाँ पे शुक्राणु निर्माण की क्रिया होती है। ठीक है। अगला, मनुष्य में स्त्री जनन तंत्र का स्वच्छ समुचित तथा नामांकित चित्र बनाइए और इसके विभिन्न अंगों यानी अवयव के कार्य को लिखिए। अब यहाँ पे आपको मादा जनन तंत्र का, ठीक है, कौन सा, मादा जनन तंत्र का सचित वर्णन करना है। क्या करना है, मादा जनन तंत्र का जो सचित वर्णन है, मादा जनन तंत्र की सचित वर्णन का डायग्राम बनाना है। उसमें अंडवाहिनी, गर्भाशय, अंडाशय, है ना, ग्रीवा, विजाइना, जितने भी एक एक पार्ट्स हैं, उन सारे पार्ट्स के कार्य क्या होते हैं, कीपक, फिमरी, ठीक है, संकीर्ण पथ, तुम्बिका, ये जितने भी आपके गर्भाशय, परिगर्भाशय, मध्य गर्भाशय, जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं, सारे के आपको नाम भी लिखना है, डायग्राम बना के नेमिंग भी करनी होगी। ठीक है। अगला, मासिक चक्र क्या है, किसी महिला में मासिक चक्र के दौरान हुए विभिन्न परिवर्तनों का वर्णन करो। मासिक चक्र जिसको हम कहते हैं आर्तव चक्र, है ना। तो आर्तव चक्र क्या होते हैं, किसी भी एक ऐसी महिला है, ठीक है, कोई भी ऐसी महिला है जिसके मासिक चक्र के दौरान, है ना, जो एक मासिक चक्र जो 28 से 29 दिन की जो एक साइकिल्स होती है, किसी में 28 दिन की, किसी में 29 दिन की साइकिल्स होती है। तो इन 28 से 29 दिन के बीच में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, है ना, ये आपको लिखने हैं। तो आपको पता है 3 से 4 परिवर्तन, ऋतुस्राव, पुटकी अवस्था, है ना, प्राथमिक पुटक, उसके बाद अंडोत्सर्ग और एक स्रावित, ये इसके प्रवस्थाएं हैं। प्रवस्थाएं कैसे हो रही है आपको इसको लिखने हैं। ठीक है। अगला, ग्राफी पुटक यानी कि परिपक्व ग्राफी पुटक का एक नामांकित चित्र बनाइए और उसकी विशेषताओं को लिखिए। ग्राफी पुटक, ग्राफी पुटक का भी मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ग्राफी पुटक का भी आपका डायग्राम पूछता है, डायग्राम भी बनाओ, साथ साथ उसमें ग्राफीन पुटक में क्या क्या है और उनके एक एक जो नेमिंग की है आप, उसके विशेषताएं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनके वर्णन करने के लिए आते हैं। तो बेटा आज की क्लास में हम क्वेश्चन को देखेंगे और जो भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ लगभग कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि नहीं करवाया गया होगा, बाकी जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे करवा दिए चुके हैं, सारे हो गए हैं। ठीक है। अगला, आरोपण किसे कहते हैं, यह क्रिया कब प्रारंभ होती है, आरोपण, है ना, आरोपण का मतलब समझते हो ना, ये आपका 3rd वाले चैप्टर से है। आरोपण का मतलब हो जाता है कि जब निषेचन की क्रिया होगी, है ना, जायगोट बन गया, जायगोट से भ्रूण बन गया, भ्रूण से भ्रूण का रोपण होता है ना, रोपण वाला, अंतरोपण। तो अंतरोपण क्या होता है और यह क्रिया कब प्रारंभ होती है, ये आपको एक्सप्लेन करने, पूरे लिखने होते हैं। ठीक है। अगला, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण चित्र द्वारा करें। जो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण, तो क्लीवेज के द्वारा, विदलन जब होता है तो विदलन के द्वारा ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। क्या होता है, जब विदलन की क्रिया होती है तो विदलन की क्रिया के द्वारा ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट का आपको डायग्राम बना के वर्णन करना है ना, डायग्राम बनाओगे पहली फेज में, दूसरी, तीसरी, चौथी, है ना, पहली बार विभाजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ये जो जितनी भी सेल्स का निर्माण हो रहा है ये कैसे हो रहा है, डायग्राम बनाने हैं, लिखने हैं। ठीक है। आगे, गैस्ट्रुलेशन तथा जनन परतों के निर्माण के बारे में सचित्र वर्णन कीजिए। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, जब भ्रूण का रोपण हो गया, है ना, निषेचन हो गया, भ्रूण बन गया, भ्रूण का रोपण भी हो गया, तो भ्रूण के अंतरोपण यानी सगर्भता के बाद जैसे ही कोई एक महिला है ना, कोई एक ऐसी महिला जो क्या कर सकती है, प्रेग्नेंट हो गई है ना, सगर्भता आ गई, गर्भधारण प्राप्त कर ली, उसमें गैस्ट्रुलेशन यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसका गैस्ट्रुलेशन होगा और उसमें जनन परतों का निर्माण होता है। और जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, में तीनों जो जनन परत होते हैं, इन्हीं से हमारे अंगों का, जितने भी हमारे बॉडी यानी हाथ, नाक, कान, ब्लड, है ना, जितने भी अंग हैं, इन सारे अंगों का क्या होता है, निर्माण होता है इन 3 जनन परतों से। जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है ब्लड का निर्माण किससे, ब्लड का उद्भव किससे हुआ, मेसोडर्म से हुआ है, कहते हो ना। तो ये सारी चीजें आपको, गैस्ट्रुलेशन तथा जनन परतों का निर्माण कैसे होता है, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार रखने। ठीक है। आगे, जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधन, ठीक है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां की विवेचना करिए। यानी कि जो हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, ये चैप्टर नंबर 4 से आपके क्वेश्चन है। ठीक है, ये जनसंख्या जो हमारी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो इस पे हम कैसे कंट्रोल करें,
कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो जनसंख्या नियंत्रण हेतु गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। जो गर्भ निरोधक के लिए कौन कौन सी ऐसी विधियां होती है ना, ये सारे जो विधियां हैं आपको एक्सप्लेन करने होंगे, है ना। जिसमें आपका क्या आता है, रासायनिक विधि, है ना, प्राकृतिक विधि, है ना, यांत्रिक विधि, जो गर्भाशय में कापट्टी, लूप, हिपेक्स जितने भी यूज होते हैं, कंडोम हो गया, ये सारे क्या है, एक गर्भ निरोधक की विधि है। तो ये रासायनिक, ठीक है, प्राकृतिक, इसके साथ साथ यांत्रिक, और कुछ जो होती है मेडिसिन होती है ना, पिल्स जो गोलियां होती है, सारे आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। आगे एमटीपी क्या है, इसके सुरक्षित एवं घातक काल का उल्लेख करें। यानी कि एमटीपी जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, जिसमें हम कहते हैं गर्भ का समापन करना, है ना। जो क्या होता है, सगर्भता जो हो रही है, गर्भ का समापन होता है ना, एमटीपी जो मेडिसिन के थ्रू। तो ये एमटीपी जो होती है सुरक्षित तब मानी जाती है ना, 3 से 3.5 मंथ का जो साइंस कहता है कि अगर कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट है और वो 3 से 3.5 मंथ का भ्रूण है, 3.5 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 मंथ के अंदर के भ्रूण का एमटीपी सुरक्षित मानी जाती है। अगर 3 मंथ से ऊपर का यानी 3.5, 3.5 भी चल जाएगा कुछ केसेस में, लेकिन 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ का जब हम एमटीपी कराते हैं, यानी गर्भ का समापन, जिसको हम कहते हैं गर्भपात, है ना, गर्भपात जो कहते हैं। तो ये जो गर्भपात होता है, इससे का जो आगे का जब टाइम होगा, यानी जो भ्रूण हो जाएगा 4 मंथ, है ना, 5 मंथ, 6 मंथ का हो जाएगा, तो जो एमटीपी करवाई जाती है तो वो उससे माँ की जान को भी खतरा होता है। तो एमटीपी क्या होती है, ये भी आपको पढ़ा दिया गया है। और इसका सुरक्षित एवं घातक काल क्या होता है, एक्सप्लेन करो कि किस टाइम एमटीपी करवानी चाहिए और कौन ऐसा घातक काल होता है। ओके, आगे जीन विनिमय को परिभाषित करें और आरेखित चित्रों की मदद से इसकी प्रक्रिया का वर्णन करें। साथ साथ जीन विनिमय क्या होता है ना, जीन विनिमय क्या होता है, इसकी प्रक्रिया को आपको परिभाषित करने हैं और आरेख की सहायता से इसको आपको दर्शाना भी है, साथ साथ इसके बारे में आपको वर्णन भी करने होते हैं। तो जितनी भी, अगर आप, मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर आज की क्लास के में इतने जो क्वेश्चन आप देखोगे, सीरियस होके तैयार कर लोगे, है ना, सीरियस होके, कुछ ही चैप्टर कैसे होंगे जो नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे। तो अगर सीरियस होके आप तैयार कर लेते हो तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। होता ना, जिसके पास टाइम नहीं रह जाता कि मानो बोर्ड एग्जाम रह गया 1 मंथ, हम तैयारी कैसे करें, तो उन बच्चों के लिए तो यही बोला जाता है, भाई तुमने पूरा साल गवा दिया, तो जो तुम्हारे पास 1-2 मंथ का टाइम बचा है, बस तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लो, है ना। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर यानी कि 6 से 7-8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, अच्छे से सॉल्व कर लो। ये नहीं कि उठाने का मतलब कि हाँ बस नाम का हमने बोल दिया, भाई हमने 4 साल, 5 साल, 6 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के हमने सॉल्व किया, तो वो पढ़ना नहीं होता, है ना, वो पढ़ना नहीं होता। पढ़ाई वो असल में मानी जाती है कि हम कोई भी टॉपिक लेके बैठे, वो हमारी क्लियर हो गई। अब सोचो, हमने ठान लिया कि हाँ मुझे आज पढ़ना है, मैंने ये टॉपिक यानी यही जीन विनिमय का टॉपिक हमने उठा लिया, है ना, हमने 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा पढ़ाई कर ली, लेकिन तैयार नहीं हो, फिर वापस से दूसरे दिन वही रट्टा मारेंगे, तो ये पढ़ाई नहीं होती, इसमें आपकी समय की बर्बादी है। और खास करके अक्सर बच्चे यही करते हैं, एक टॉपिक को 2 बार 3 बार, यानी कुछ बच्चे की ऐसी आदतें होती है कि वो जब भी पढ़ने बैठेंगे एक ही टॉपिक उठा के बैठेंगे, एक ही उनको सब्जेक्ट उठा के बैठते हैं। तो आपको डेली एक सब्जेक्ट पे टाइम नहीं देने हैं, डेली आपके जितनी भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट पे बराबर टाइम देने हैं। अगर आज से अभी से भी हर एक सब्जेक्ट के एक दिन में एक टॉपिक लोगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बस पूछे जाते हैं, पूरे में सिलेबस, अगर एक अच्छे नंबर लाना है तो बस जितने आपके बोर्ड एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, देख लो कौन से टॉपिक से कैसे आ रहे हैं, कैसा पेपर पैटर्न है, वो देख के अगर एक एक दिन में एक सब्जेक्ट के, मान लो आपके 5-6 सब्जेक्ट है, बायोलॉजी में 5 होते हैं, 12th में 5 होते हैं, तो आप डेली 5 टॉपिक 5 सब्जेक्ट उठाओगे, आपके पास बहुत टाइम है अभी। मानो तो नहीं है, लेकिन अच्छे नंबर लाने के लिए इतना आप कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं कि एक टॉपिक उठा गए, कल उसी को फिर वापस से कर लोगे, तो वो फिर कुछ मायने नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन करना चाहोगे तब। उन बच्चों के लिए जो बच्चे बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए ये ऐसा आप कर सकते हो। और जिनके पास भरपूर टाइम है तो वो एकदम बेसिक से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो,
ताकि आगे सीयूटी में आपको एग्जाम देने हैं। अभी जब भी आपका 12 एग्जाम खत्म होगा तब तक सीयूटी की तैयारी करने में लग जाते हो, और अभी से आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो, क्योंकि सीयूटी एग्जाम में सिर्फ आपका 12th है, 11th नहीं है। हाँ, जो बच्चे नीट वाले हैं तो नीट वाले को 12th को तो साथ में लेके चलना है, प्लस उसको 11th को भी लेके चलना है। इसीलिए कहा जाता है 11th एक ऐसी प्रथम सीढ़ी होती है ना, अपने लक्ष्य पाने की 11th ही पहली सीढ़ी होती है। लेकिन अक्सर करके बच्चे 11th में ही मौज मस्तियां करते हैं। अगर तुमने अपना 11th अच्छा से पढ़ लिया है ना, जो बच्चे 11th अच्छे से पढ़ लेते हैं, 12th अच्छे से पढ़ लेते हैं, वही पहली बार में नीट क्लियर करते हैं, सीयूटी क्लियर करते हैं, तो वो अलग से पैदा नहीं होते, वो अलग से उनके लिए बुक नहीं आती। यही बुक होती है, यही समय, अलग से उसके लिए घंटे नहीं होते, यही 24 घंटे होते हैं, है ना, यही दिन रात होती है, यही बुक होती है ना, यही सारी चीज होती है। लेकिन वो एक ईमानदारी से टाइम दे के पढ़ते हैं, सिर्फ पास होने के लिए वो नहीं पढ़ते, क्योंकि पता होना चाहिए। और इतना तो आप 12th में आ गए हो, इतना तो आपको अंदाजा हो ही गया है कि आपने जो 9th में पढ़ा था, जो 12th में पढ़ा था, वही आप 11th 12th में पढ़ रहे हो। 10वीं का पूरा सिलेबस आपके 12th में बायो का भरा हुआ है। कोई बच्चा ऐसा नहीं कह सकता कि जो हमने 10वीं पढ़ा था वो 12वीं में नहीं है। ठीक है, अब से चेत जाओ, अभी भी टाइम है। अगला, क्लाइफेंटन सिंड्रोम पर प्रकाश डाले। क्लाइफेंटन सिंड्रोम जो होता है, ये बेटा हमारी जो वंशागति है ना, जन्मजात बीमारियां है, ये जो हमारी जीन उत्परिवर्तन है, जीन में कोई भी गड़बड़ी हुई, जीन म्यूटेशन, यानी कि जो हमारी कुछ बीमारियां क्या होती है, ठीक हो जा सकती है, कुछ हमारी वंशागत आनुवंशिक होती है। तो क्लाइफेंटर क्या हमारी आनुवंशिक है, कैसे हो रहा है, जीन म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, ये भी आपके हो चुके हैं। तो जो बच्चे, मैं बार बार कहूंगी, जितने भी आपके सामने क्वेश्चन खुल रहे हैं, दिख रहे हैं, वो सारी क्लास हो चुकी है। अब तक अगर जो डेली आपकी क्लासेस होती थी, बहुत सारे बच्चे आप सीरियस नहीं लेते थे, अब लेना स्टार्ट कर दो। ठीक, आगे, गुणसूत्री विकार से आप क्या समझते हैं, ऐसे विकारों का नाम लिखें। जो गुणसूत्री विकार क्या होते हैं, उनसे आप समझते हैं कि आपने जो आपका मत होता है ना, वो आपको देना। उसके विकार जो होते हैं, इनसे अगर गुणसूत्री विकार है तो इन विकारों के कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो विकार है, गुणसूत्र विकार, यानी कि गुणसूत्र जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, अगला, मनुष्य में किन्हीं 2 गुणसूत्री विकारों का नाम बताया। मानव में किन्हीं 2 गुणसूत्र विकारों के नाम बताने आपको, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन से 2 गुणसूत्री विकार है, इनसे क्या लाभ है, कैसे हानि है, ये कैसे हो रहे हैं। ठीक है, क्रोमोजोमी यानी कि जो गुणसूत्री कहते हैं ना, तो क्रोमोजोमी विकार से आप क्या समझते हैं, और निम्नलिखित गुणसूत्री विकार के कारणों एवं संबंधित असमानता के लक्षण को लिखे, यानी कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेंटन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। कभी कभी आपसे यही जो क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, डाउन सिंड्रोम पे टिप्पणी लिखो, है ना, क्लाइफेंटन सिंड्रोम पे टिप्पणी लिखो, टर्नर सिंड्रोम पे टिप्पणी लिखो। और यही जब तीनों मिक्स करके दे देता है तो आपके लॉन्ग में दे देता है। तो जितने बेटा अब सीरियस हो जाओ। ठीक है, आगे, निम्नलिखित को संक्षेप में वर्णन करें, है ना, संक्षेप में वर्णन करने के लिए आएगा, ये भी 5, यानी कि जितने भी आपके हैं सारे 5 नंबर आपको ये देगा। और अगर मान लो 30 क्वेश्चन, 30 से 32 क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आपको दे दी, या मान लो पूरे आपके बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा, पूरे बायोलॉजी के अगर आप पूरे सिलेबस की ही बात करोगे, है ना, तो अगर पूरे सिलेबस के आप 60 से 70 भी छोड़ दो, 60 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से, और 60 क्वेश्चन 60 दिन, 60 भी छोड़ दो, 40 ही कर लो, 40 दिन दे दिए, या 30 ही याद कर लिए पूरे बुक के, तो भी अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, अच्छा से अच्छा नंबर ला दोगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, आरएनए के प्रकार, mRNA, tRNA, rRNA, इन सारे के बारे में आपको लिखने हैं। ओके, आगे, जीन अंतःक्रिया को परिभाषित करें और समुचित संकरण एवं उदाहरण की मदद से इसका वर्णन करें। इसके साथ साथ जीन अंतःक्रिया को आपको परिभाषित करें, है ना, कि जीन अंतःक्रिया क्या होते हैं, और इसके समुचित संकरण एवं उदाहरण से मदद, ठीक है, इसका आपको वर्णन करना है उदाहरण के साथ।
ठीक है, उदाहरण के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करने होते हैं। संलग्नता तथा संलग्नता वर्ग क्या है? संलग्नता क्या है, संलग्नता वर्ग क्या है, और संलग्नता का प्रभाव एवं इसकी महत्ता के बारे में लिखें। ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ओके। आगे जेनेटिक कोड से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जेनेटिक कोड जो होता है, तो जेनेटिक कोड से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, उनके गुणों को सविस्तार लिखें। यानी कि जो जेनेटिक कोड है ना, जेनेटिक कोड जानते हैं ना आप लोग, आनुवंशिक कोड। जेनेटिक कोड को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक कोड। और ये आनुवंशिक कोड कैसे बनते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, है ना, जो आरएनए बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरोसिल, यही जो है, यही आनुवंशिक कूट को बनाते हैं। तो आनुवंशिक कूट से आप क्या समझते हैं? आनुवंशिक कूट के प्रकार क्या होते हैं और आनुवंशिक कूट के गुण क्या होते हैं, ये भी आपने अच्छे से लिखने हैं। ओके, आगे रिकैप्चुलेशन सिद्धांत को परिभाषित करें। रिकैप्चुलेशन सिद्धांत क्या होते हैं, है ना, रिकैप्चुलेशन सिद्धांत क्या होते हैं, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है। ओके, अगला विकास के भ्रूणी साक्ष्यों की मदद से जैविक विकास को समझाएं। जो विकास है, विकास का जो भ्रूणी साक्षी की मदद से जैविक विकास को आपको समझाना है कि जैविक विकास कैसे उत्पत्ति हुई, है ना, जैविक विकास क्या है, जैव विकास के प्रमाण क्या होते हैं। ये सारे जितनी भी टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, याद ही नहीं करने हैं, लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। जब लिखने की प्रैक्टिस करोगे तभी लिख के आओगे। ठीक है, ठीक है। तो विकास के भ्रूण यानी जो जैविक विकास के क्या प्रमाण है, ये सारी चीजें आपने लिखनी है। ठीक है, आगे देखिए, समजात अंग तथा असमजात अंग क्या है और उदाहरण देके समझाएं। समजात अंग क्या होते हैं, असमजात अंग क्या है, ये इनके आपको परिभाषा लिखने हैं, है ना। और परिभाषा लिखने के साथ साथ कम से कम 1 से 2 से 3 आपको उदाहरण देने ही देने होंगे कि समजात अंग क्या है, असमजात अंग क्या है और इसके उदाहरण क्या है। ठीक है, क्योंकि भाई तुम समजात और असमजात को जो डिफाइन करोगे, है ना, परिभाषित जब करोगे तो कुछ तो उसका प्रमाण, क्योंकि होता है, देखो जैसे कुछ ऐसी कुछ बातें होती है ना, तो हमें क्या चाहिए, प्रमाण चाहिए, एविडेंस चाहिए ना। मान लो कहीं पे भी कुछ ऐसे केसेस हो जाते, मर्डर हो गया, है ना, और मर्डर जब हो गया तो उस मुजरिम को क्या करने के लिए, मुजरिम साबित करने के लिए क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए ना। बिना एविडेंस के तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसी तरह जो आपके समजात अंग है, असमजात अंग क्या होते हैं और इनके उदाहरण देके आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। आगे देखो, आनुवंशिक विचलन को परिभाषित करिए या करें या कीजिए, है ना। आनुवंशिक विचलन क्या होता है, ठीक है, आनुवंशिक विचलन क्या होता है, इसको आप परिभाषित करिए। ठीक है, ये भी आपके पूछे जाते हैं। ओके, क्रमिक विकास को परिभाषित करें। क्रमिक विकास यानी जो विकास है ना, जो इवोल्यूशन है, विकास का क्रम क्या है, तो ये तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि क्रमिक विकास क्या है और क्रमिक विकास को परिभाषित करें। इसके साथ साथ ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, समजात अंग हो गया, असमजात अंग हो गया, क्रमिक विकास हो गया, ये जो आपके विकास वाले चैप्टर का लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी में करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो क्रमिक विकास को क्या करें, परिभाषित करें। अगला, रामापिथिक्स और ड्रायोफिथिक्स में अंतर स्थापित करें। एक चीज तो पहले एकदम क्लियर कर लो, ये जो हमारे रामापिथिक्स है और ये कौन है, हमारे ड्रायोपिथिक्स है, ये दोनों जो है हमारे पूर्वज है ना। आज जो हम आधुनिक मानव है, हम इतना सच सवर के चलते हैं, है ना, हमारे पास इतनी आज सुविधाएं हैं। जो पहले का मानव था, पहले हम क्या थे, आदि मानव थे, और पहले हमारे से भी पहले पेड़ पौधे आए, है ना, बहुत सारे जीव आए, क्योंकि जीवन जो पहली बार पनपा था, है ना, बहुत ज्यादा तो एकदम ट्रू नहीं है, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपने मत को दिए थे। लेकिन जो ओपन हाल्डेन वाला मॉडल है, जिसने ये बोला था कि जो जीवन है, पहली बार जो जीव आया था वो आया था जल में। जल में कैसे आया था, जब बहुत ज्यादा बारिश हुई तो जो हमारे वायुमंडल में, है ना, जो हमारे वायुमंडल में क्या थी, गैसें थी,
गैसें के साथ साथ जो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ थे वो जल में आए और वो संघनित होके आपस में सघनित होते गए और सघनित होके क्या बनाए, एक जीव, और जो जीव था वो प्रोकैरियोट्स था। तो सबसे पहले अगर कोई जीव है वो प्रोकैरियोट्स, लेकिन हम मानव जो है अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो रेप्टाइल्स हो जाते हैं ना, जितने भी उभयचर पक्षी वर्गीय हमारे क्या है, पूर्वज है, लेकिन हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, उनको कुछ समझते ही नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन ये हमारे क्या है, पूर्वज। और जो हमारा बंदर हो गया है ना, बंदर भी हमारे क्या है, पूर्वज। कपी, ये सारे हमारे क्या है, पूर्वज हैं। तो पहले ही मानव नहीं आया, रामापिथिक्स, ड्रायोपिथिक्स, है ना, आदि मानव, ये सारी चीजें धीरे 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 विकसित होती गई और आज हम एक आधुनिक मानव है। और आधुनिक मानव के साथ साथ हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं भी है। ठीक है, मलेरिया बुखार के कारण, लक्षण, नियंत्रण तथा रोकथाम का वर्णन करो। मलेरिया, है ना, मलेरिया जानते हो ना कितनी घातक बीमारी है। कभी कभी मलेरिया में इंसान की जान भी चली जाती है, टाइफाइड में जान भी चली जाती है। क्यों जाती है, कभी सोचा है? एक छोटा सा बैक्टीरिया, है ना, मलेरिया तो होता है प्रोटोजोआ से। तो मलेरिया जो होता है, मलेरिया बुखार के कारण, किस कारण से होता है? सिंपल से आपने बताना है। जो मलेरिया हमें होता है वो प्रोटोजोआ, जो मादा एनाफिलिस मच्छर होती है, जो मादा एनाफिलिस जो मच्छर होती है उसके लार्वा में प्लाज्मोडियम होते हैं। उसके जो लार होती है उसके लार में प्लाज्मोडियम होती है। और जब कोई भी मच्छर मादा एनाफिलिस हमें काटती है तो वो जो लार होते हैं, लार के साथ जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है वो हमारे ब्लड में चला जाता है। ब्लड से हमारे लिवर में जाता है, लिवर में अपनी संख्या को बढ़ा देता है रिप्रोडक्शन के थ्रू, और वो रिप्रोडक्शन होता है अलैंगिक जनन। वापस से जैसी जनसंख्या को बढ़ाता है, हमारी जो यकृत फट जाती है, उसकी जो सेल्स होती है वो फट के हमारी आरबीसी में चला आता है। जैसे ही आरबीसी में आता है ना, आरबीसी में आता है, आरबीसी में भी ये अलैंगिक जनन, मल्टीपल फ्यूजन यानी बहुखंडन को करता है, संख्या को बढ़ाता है, आरबीसी फट जाती है। आरबीसी फटने के बाद एक हीमोजाइन नामक पदार्थ रिलीज कर होता है और एक नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो नर और मादा युग्मक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वापस एक न्यू, ठीक है, एक न्यू मच्छर का निर्माण करते हैं। और जो ये हिमोजाइन नामक पदार्थ रिलीज होते हैं, इनके कारण हमें बहुत ज्यादा तीव्र यानी ठंड के साथ, कंपन के साथ यानी ठंडी के साथ हमें बहुत ज्यादा बुखार आता है। तो ये कारण होते हैं। इनके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण ये होता है कि हमें सर में दर्द होता है ना, मिचली होती है, ये सारे हमारे लक्षण होते हैं। नियंत्रण कैसे करेंगे? नियंत्रण करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भोजन खा रहे हैं या हमारे आसपास जो पानी रुका हुआ है उस पानी को नहीं रुकने देंगे, है ना, क्योंकि मच्छर से हो रहा है। जहां पानी रुकेगा, जहां पानी रुका हुआ रहेगा, मच्छर जरूर पनपेगा। तो ये नियंत्रण एवं रोकथाम होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से लिखने हैं। ठीक है, अगला, क्षय रोग क्या है और ये किस जीवाणु द्वारा होता है और इसके नियंत्रण पर नोट लिखे। क्षय रोग जानते हो ना, क्षय रोग मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो क्षय रोग क्या होते हैं और ये जो क्षय रोग हो रहा है मानव में, है ना, ये मानव के अंदर जो ये क्षय रोग होता है ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? जब ये बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है तो हम इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, कैसे इस पे हम नियंत्रण करेंगे कि इस रोग से हम बच सके। ठीक है, एक चीज आप हमेशा अपने माइंड में ध्यान दे लेना, जो आपका रोग वाहक होता है, जो आपका कारण होता है, जिस कारण से हम कोई भी हमारे बॉडी के अंदर रोग फैलता है, डिजीज होती है, अगर हम उसी पे कंट्रोल कर दे वो हमारा नियंत्रण हो जाता है। अक्सर करके बोर्ड में बच्चे गलती कर देते हैं, कारण लिख देते हैं लेकिन उनको लगता है कि भाई हम अब रोकथाम क्या लिखें। तो जो कारण है, जिस कारण से हो रहा है, जो भी कारण है, चाहे मच्छर से हो रहा है, चाहे जीवाणु से हो रहा है, या दूषित भोजन से या दूषित जल से, जो भी कारण है बस उसी कारण पे हम कंट्रोल कर दे वो हमारा नियंत्रण हो जाता है, रोकथाम हो जाता है। ठीक है, अगला,
उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण यानी एड्स क्या है? जब मैं चैप्टर पढ़ाई थी तब भी मैं बताई थी बेटा, एड्स के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है। कभी कभी आपने भी मलेरिया का कारण देखा, लक्षण देखा, कंट्रोल नियंत्रण देखा, और अक्सर करके आपके मलेरिया का जीवन चक्र, मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम है ना, मलेरिया का परजीवी जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, ठीक है, किसका? प्लाज्मोडियम का, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूछा जाता है। लाइफ साइकिल्स पूछी जाती है कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या होती है, ये कैसे पनपते हैं, कैसे जनन होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो उपार्जित यानी एड्स क्या होते हैं, एड्स का हम परीक्षण कैसे करते हैं, एड्स के रोग लक्षण क्या होते हैं, उनके उपचार क्या होते हैं, है ना, और एड्स का हम रोकथाम कैसे करेंगे, कैसे क्या क्या ऐसे रूल अपनाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे कि एड्स से बचा जा सकता है। ठीक, तो ये एड्स वाली जो टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको एकदम अच्छे से तैयार रखने, बाकी हो भी चुकी है। अगला, कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें। देखो, बहुत सारी बीमारियां घातक है ना, मलेरिया है, टाइफाइड है, हैजा है, जो भी बीमारियां, टीबी हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, है ना, हमारे मान लो कभी कभी किसी का लिवर में दिक्कत हो जाता है, कभी कभी इंटेस्टाइन में दिक्कत हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा हमारी घातक बीमारी, हालांकि घातक होती है लेकिन इसको हम बहुत ज्यादा घातक नहीं लेते। लेकिन मान लो हमने किसी को सुन लिया, अरे भाई उनको कैंसर हुआ है, और इनको तो कैंसर हो गया, एड्स हुआ है, उनको तो एड्स हुआ है, तो कैंसर और एड्स ऐसी एक बीमारी होती है, अगर आप मानोगे, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आपको ये बीमारी बहुत ही हल्की लगेगी, है ना। आप जैसे लोग घबरा जाते हैं, आप एक शिक्षित हो, है ना, आपको ये नॉलेज है कि एड्स क्या है, इस पे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो अक्सर घबरा जाते हैं, अरे भाई किसी को कैंसर हो गया। तो कैंसर अगर चाहो, ये कैंसर जो हो रहा है ये खुद की हमारी लापरवाहियों के द्वारा हो रहा है, जो एड्स हो रहा है ये हमारी खुद की लापरवाहियों के द्वारा हो रहा है। एक चीज सबसे ज्यादा एड्स फैलने के जो कारण देखे गए, जो हम लोग आज के टाइम में वो बना रहे हैं, टैटू जो बनवाते हैं, है ना, चाहे गर्दन पे हमने बनवा लिया, पूरे हाथ में बनवा लिया, तो ये एक फैशन चल दिया है ना, ये है कि भाई अब नहीं बनवाएंगे तो नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा ये फैशन है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो टैटू बनते हैं, जो बनाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं एड्स के कारण बन रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा केसेस में देखा भी गया है। क्यों? क्योंकि एड्स की एक ऐसी बीमारी होती है, जैसे हमें मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, ये जो हमारी बीमारियां होती है इसके सिम्टम हमें सो दिख जाते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, या कोई ऐसी सांस की बीमारी है, तो बंदा देख के पहचान जाता है कि भाई हाँ इसको सांस की बीमारी, इसको दमा की बीमारी है, घुटने में दिक्कत है, भाई इसको घुटने की दिक्कत है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारी है, जो एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ये हम जल्दी पहचान नहीं पाते। कैंसर कुछ हद तक पहचाना जा सकता है, जैसे माउथ कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो इनमें क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लेती है। तो अगर मान लो एक अंग में है तो वो ट्यूमर के रूप में होता है ना, जब वो एक अंग से दूसरे अंग में संचारित हो जाता है तो वो आपके कैंसर बन जाते हैं। लेकिन एड्स से मान लो कोई बंदा एड्स से ग्रसित है, उसने अपने टैटू बनवा ले भाई, उसके इंजेक्शन से जो सुई यूज की जाती है, अब उसी सुई से दूसरे व्यक्ति को बना दिया गया, तो वो भी बंदा उसके संपर्क में आ जाएगा। तो फैशन ठीक है, जरूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई इससे दूरी बना के रखनी चाहिए। इंजेक्शन लगवाने जा रहे हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ये चेक करो कि जो डॉक्टर इंजेक्शन यूज कर रहा है वो यूज किया हुआ है या नया यूज कर रहा है, ये आपको देखना चाहिए। अगर आप किसी से रक्तदान ले रहे हो, आपको ब्लड की जरूरत है, तो आपको ये देखना चाहिए, पहले ब्लड को चेक करना चाहिए कि भाई उसमें कोई दिक्कत है कि नहीं, ये नहीं कि ऐसे हमने ले लिया। आप खुद रक्तदान कर रहे हो, तो अगर आप एड्स से ग्रसित हो तो आपको रक्तदान करने ही नहीं चाहिए। तो ये सारे रोकथाम और कंट्रोल होते हैं। तो एड्स और कैंसर ऐसी बीमारी है, बहुत ज्यादा हाई बीमारी नहीं है, अगर आपको नॉलेज होगा तो आप एकदम इजी आपको लगेगा, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, खुद भी कंट्रोल कर सकते हो, और अगर खुद भी कंट्रोल करके लोगों को बचा भी सकते हो। ठीक है, और कैंसर है भाई तो कैंसर हमें खुद से करना है, बचाव करना है। बहुत ज्यादा चाय का यूज हो गया है ना, बहुत ज्यादा कॉफी का यूज हो गया,
ठीक है, तंबाकू जो होता है यूज हो गया, ये सारे कैंसर के कारण होते हैं। सिंपल से क्या होगा, जैसे हमें चोट लग गई है ना, हमें चोट लग गई तो हमारी जो सेल्स होती है वहां पे घाव बन जाता है। आप कुछ टाइम बाद देखते हो कि वो घाव सही हो जाते हैं, तो वहां की कोशिकाएं विभाजन करती है। जब सेल्स बहुत ज्यादा विभाजन करने लग जाती हैं, अत्यधिक ग्रोथ होने लगता है, तो वो हमारा ट्यूमर का रूप लेता है। तो जब वो किसी एक विशेष अंग में, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, माउथ कैंसर, लंग्स कैंसर, है ना, ब्लड कैंसर, तो अगर वो किसी एक अंग में है तो वो ट्यूमर का रूप है। और जब वो वही सेल्स और ज्यादा वृद्धि करके दूसरे सेल्स को नुकसान करेंगे, दूसरे सेल्स में जाएंगे, वो कैंसर का रूप ले लेता है। और तभी होता है कि भाई ये बंदे को नहीं बचाया जा सकता, ट्यूमर है, ठीक हो जा सकता है। ठीक है, आगे उत्तक संवर्धन पर एक निबंध लिखिए। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर बेटा बिल्कुल ही मस्ट है, बहुत पूछा जाता है उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं, और उत्तक संवर्धन पर निबंध लिखिए। ठीक है, इसके साथ साथ उत्तक संवर्धन क्या है और उत्तक संवर्धन के विभिन्न प्रकार कौन कौन है, संक्षिप्त विवरण दीजिए। टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर के विभिन्न प्रकार कौन है, कौन कौन से टिश्यू कल्चर के माध्यम में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे तकनीक है जो टिश्यू कल्चर के माध्यम में आते हैं, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, तो बेटा जितनी भी आज की क्लास में हमने 32 क्वेश्चन देखे हैं, अगर आप 32 क्वेश्चन को 30 दिन दे दोगे, है ना, 30 दिन दे दोगे, 30 दिन तो मौज मस्तियों में लगा देते हो। अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो वो बहुत ज्यादा एक हफ्ते में तैयार कर लेगा, लेकिन पढ़ने वाला होगा तो, हाँ आपके पास टाइम नहीं है, टाइम का अभाव है, तो अगर एक एक करके भी याद करोगे, देखो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया ना, तो लॉन्ग से ही आपके शॉर्ट पूछे जाते हैं, और लॉन्ग से ही आपके सब्जेक्टिव आते हैं, जो एक नंबर में एक लाइन के लिखने आते हैं, और लॉन्ग से ही आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो कोशिश करो कि पहले जितने भी आपके लॉन्ग है, जो भी आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, सारे लॉन्ग को याद कर लो, लॉन्ग याद कर लिए, शॉर्ट ऑटोमेटिक आप कर लोगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो बोल रही हूँ कि आप करोगे। ठीक है, और इसके अलावा अब अगर किसी भी बच्चा ऐसा है जिसको कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार का दिक्कत है, वो आप कमेंट में लिख देंगे कि मुझे ऐसी न ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ ना दिक्कत है, मेरा यहाँ ना छोटा है, या आप अपने मत को भी दे सकते हो कि नहीं, जो आपके सुझाव होते हैं ना वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास होगी ऐसे एक आपके बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक। तो ये नहीं कि मैं लेते आ रही हूँ, लेते आपकी डेली क्लास होती जा रही है, बस आप देख क्लास में आ रहे हो, है ना, देखते जा रहे हो और वो कर नहीं रहे हो, तो आपने करना है। हाँ, देखने के लिए आना होगा बेटा, मत आना, अगर सुन के करने के लिए आना होगा तो आना। ओके।